गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हमें कथा लेखिका शिवानी की कहानी लाटी का हमने पहला भाग पढ़ लिया था। अब हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। तो जिसमें आपने पढ़ लिया था कि मतलब बानो बीमार हो गई थी और वो इतनी पतली हो गई थी जैसे कि कोई बच्ची हो। तो उसको देखकर, कप्तान को देखकर उसकी तरल आंखें खुली ही रह गईं, फिर आंसू टपकने लगे। कहने और कैफियत देने की कोई गुंजाइश नहीं रही। बानो के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उल्हाने सुना दिए। यानी कि क्योंकि 2 साल बाद कप्तान युद्ध से लौटकर आया था, जब उसने देखा कि बानो बीमार है तो उसको देखकर बानो रोने लगी। दोनों ने समझ लिया कि मिलन के वे क्षण मुट्ठी भर ही रह गए थे। उन दिनों सैनिटोरियम में एक अत्यंत क्रूर नियम था। रोगियों को उनकी अंतिम अवस्था जानकर उन्हें घर भेज दिया जाता था। यानी कि जो रोगी ज्यादा बीमार होते थे और उनका इलाज नहीं हो पाता था और उनका अंतिम समय जानकर उन्हें घर भेज दिया जाता था। सैनिटोरियम में मृत्यु का प्रवेश सर्वथा निषिद्ध था। नेपाली भाभी की मृत्यु के बाद कप्तान और बानो मातम में डूब गए, यानी कि वो शोक में डूब गए। पर चौथे दिन वे फिर हनीमून मनाने लगे। अपनी साड़ियों का बक्स निकालवाकर बानो ने कई साड़ियों पर इस्त्री यानी कि प्रेस करवाई। बड़ी देर तक दोनों ने पेशेंस खेला, पर शाम होते ही बानो मुरझाने लगी। दिन भर उसे दस्त आ रहे थे और टीबी के मरीज को दस्ताना खतरे से खाली नहीं होता। डॉक्टर दलाल आया। उसने कप्तान को बाहर ले जाकर कमरा खाली करवाने का नोटिस दे दिया। यानी कि डॉक्टर ने भी कप्तान से कह दिया था कि अब बानो को यहाँ से वो ले जाएं। कल ही ले जाना होगा। आई गिव हर 2 to 3 days, इससे ज्यादा नहीं बचेगी। कप्तान का चेहरा सफेद पड़ गया। घर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था कि 3 रस भरे महीनों की मीठी धरोहर को वह घर की कड़वाहट से अछूता ही रखना चाहता था। कि यानी कि जहाँ जिस घर में बानो के साथ इतना बुरा व्यवहार होता था, वह उसी घर में बानो को ले जाना नहीं चाहता था। भोपाली के पास ही एक चाय की दुकान के नीचे साफ सुथरा कमरा मृत्यु का पासपोर्ट पाए बानो जैसे अभागे मरीजों के लिए सदा बाहें फैलाए खुला रहता था। कि जहाँ पर मतलब बानो जैसे ही लोग आकर रुकने लगते थे। सैनिटोरियम छोड़कर हम कल दूसरी जगह चलेंगे बानो, यहाँ साली तबीयत बोर हो गई है। बड़े उत्साह और आनंद से कप्तान ने भूमिका बांधी। यानी कि कप्तान ने बानो को यह नहीं बताया था कि हमें अस्पताल से क्यों छुट्टी दी गई है, पर बानो का चेहरा फक पड़ गया। वह समझ गई कि आज उसे भी नोटिस दे दिया गया है। बड़ी रात तक कप्तान उसके गालों के पास अपना चेहरा ले जाकर गुनगुनाता रहा, बानो मेरी बन्नी बन्नू। और फिर जब बानो को नींद आ गई तो वह भी अपने पलंग पर जाकर सो गया। सुबह उठा तो बानो पलंग पर नहीं थी। सोचा घिसटती बाथरूम तक चली गई होगी। जोश आने पर वह काफी दूर तक चल लेती थी। बड़ी देर तक नहीं लौटी तो वह घबरा कर उठा। बानो कहीं नहीं थी। भाग कर वह मरीजों के पास गया। डॉक्टर आया, नर्सें आई, चौकीदार आया, पर बानो कहीं नहीं थी। सैनिटोरियम में आज पहली बार ऐसी अनहोनी घटना घटी थी। यानी कि बानो कहीं चली गई थी। दूसरे दिन बड़ी दूर रथी घाट पर बानो की साड़ी मिली थी। मृत्यु के आने से पूर्व वह अभागी स्वयं ही भागकर मृत्यु से मिलने चली गई थी। यानी कि वह नदी के पास चली गई थी जहां पर बानो की साड़ी मिली थी। इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि बानो ने डूबकर आत्महत्या कर ली थी। शोक से पागल होकर कप्तान उसकी साड़ी को छाती से चिपटाए फिरता रहा। किंतु मर्द की जवानी जाड़े की भयंकर लंबी रात के समान है जो काटे नहीं कटती। एक ही साल में उसका फिर विवाह हुआ। यानी कि बानो ने, जैसा कि सब मानते थे कि बानो ने डूबकर आत्महत्या कर ली, तो उसके बाद कप्तान का फिर से विवाह हो गया। आपके ताऊ और पिता ने खूब ठोक पीट कर बहू छांटी। ऊंची अगली गोरी और एमए पास कप्तान की नई पत्नी के पिता थे मेजर जनरल। 40 तमगे लगाकर उन्होंने कन्यादान किया
तो कप्तान बेचारा सहम कर रह गया। प्रभा इकलौती लड़की थी। प्रभा कौन थी? यानी कि जनरल की, कप्तान जोशी की पत्नी। फिर दूजू की बीवी थी जो बादशाह की घोड़ी से कम नहीं होती। उसके 100 नखरे उठाना, कप्तान हंसना, खिलखिलाना और मौज मस्तियां सब भूलकर रह गया। यानी कि जो कप्तान ज्यादातर बानों के साथ हंसी ठिठोली में लगा रहता था, अब वही उदास सा रहने लगा था। 4 साल में कप्तान को 2 बेटे और 1 बेटी देकर प्रभा ने धन संचय की ओर ध्यान लगाया। 16 सालों में कप्तान के बैंक बैलेंस में रुपयों और नोटों की मोटी तह जमा कर दोनों नैनीताल घूमने आए। कप्तान की थोड़ी सी तोंद निकल आई थी, चेहरा अभी भी मस्ताना था, पर मूछों में अब वह ऐंठ नहीं रह गई थी। कनपटी के आसपास बाल सफेद हो चले थे। 2 जवान लड़कों को कमीशन मिल गया था। बेटी मिरांडा हाउस में पढ़ रही थी, यानी कि बच्चे भी उसके बड़े हो गए थे। नैनीताल आकर कप्तान के दिल में एक टीस सी उठी। काठ गोदाम से चलकर गोठिया दिखा और वह गुमसुम सा हो गया। क्यों हो गया था वह गुमसुम सा? क्योंकि उसे वहां पर जाकर बानों की याद आने लगी थी। नैनीताल के ग्रांड होटल में दोनों टिके। प्रभा बोली, चलो डार्लिंग, पहाड़ का इंटीरियर घूमा जाए, भोवाली चलें। चिकन सैंडविच, रोस्ट मुर्ग पैक करवाकर उसने अपनी फिएट गाड़ी भोवाली की ओर छोड़ी। बगल में दामी चंदेरी साड़ी और बिना बाहों के ब्लाउज से अपने मांसल शरीर की गोरी दमक बिखेरती प्रभा बैठी। भोवाली की एक छोटी सी दुकान देखकर प्रभा ने गाड़ी रुकवा दी। इसी दुकान में आज एकदम पहाड़ी स्टाइल से कलई के गिलास में चाय पियेंगे हनी, वह बोली। मतलब प्रभा किससे बोली? कप्तान से बोली। कप्तान अब मेजर था। मेजर की डिग्निटी कहाँ जाएगी, वह बोला। भाड़ में, कहकर प्रभा अपनी पेंसिल हील की जूतियां चटकाती दुकान में घुस गई। काठ की एक बेंच धुएं और कालिक से काली पड़ गई थी। उसी को झाड़कर दोनों बैठ गए। पहले कुछ देर को पहाड़ी दुकानदार भौचक सा रह गया। लकड़ी के धुएं से एकदम काली केटली में चाय उबल रही थी। खूब गरम 2 गिलास चाय लाओ प्रधान, मेजर ने पहाड़ी से कहा, और दुकानदार का मुंह खुला ही रह गया। ऐसे अंग्रेजी में बोलने वाला अनोखा जोड़ा पहाड़ी कैसे हो गया, वह सोचने लगा। वह चाय बना ही रहा था कि अलग अलग करते वैष्णवियों के दल ने भीतर घुसकर दुकान घेर ली। ओहो गुरु, भलदा भलदा, कहकर हेड वैष्णवी ने बड़े प्रभुत्वपूर्ण स्वर में, यानी कि अधिकार से 16 गिलास चाय का ऑर्डर दे दिया। हेड वैष्णवी बड़ी ही मुखर, यानी कि बोलने वाली और मर्दानी थी। इसी से शायद मर्दाने स्वर में बोल भी रही थी। सोचा, बामण जू की ही दुकान की चाय छोरियों को पिलाऊंगी, आज एकादशी है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, दुकानदार बोला। अरे लाटी भी आई है। अरे कहाँ जाएगी अभागी, वैष्णवी ने कहा। प्रभा और मेजर की दृष्टि एक साथ ही लाटी पर पड़ी। कुत्सित बूढ़ी अधेड़ वैष्णवियों के बीच देवांगना सी सुंदरी लाटी अपनी दानिम सी दंत पंक्ति, यानी कि अनार के दाने के समान अपनी दांतों को दिखाकर वह हंस दी। मेजर का शरीर सुन्न पड़ गया, स्वस्थ होकर जैसे साक्षात बानो ही बैठी थी, क्योंकि जो लाटी थी उसे कौन थी वो? बानो। गालों पर स्वास्थ्य की लालिमा थी, कान तक फैली आंखों में वही तरल स्निग्धता थी, और गूंगी जिह्वा का गूंगापन चेहरे पर फैलकर उसे और भी भोला बना रहा था। यानी कि बानो बोल नहीं सकती थी, वह गूंगी हो गई थी। हाय, क्या ये गूंगी है? माय गॉड, व्हाट ब्यूटी, प्रभा बोली। हाँ सरकार, ये लाटी है, दुकानदार ने कहा, और मेजर के दिल पर आ गिरी भारी पत्थर की चट्टान उठ गई। क्या नाम है जी इसका? प्रभा मुग्ध होकर लाटी को ही देख रही थी। नाम जो होगा वह तो बह गया भीम साहब, अब तो लाटी ही इसका नाम है, हेड वैष्णवी ने कहा। हमारे गुरु महाराज को इसकी देह नदी में तैरती मिली, जीवड़ी इसकी कटकर कहीं गिर गई थी, यानी कि उसकी जीव कटकर कहीं गिर गई थी। राम जाने कौन था वह, गले में चरियो मंगलसूत्र था, यानी कि वैष्णवी बताती है कि इसकी जीव कटकर कहीं गिर गई थी और इसके गले में मंगलसूत्र था।
ब्याह हो गया होगा। फिर हमारा गुरु महाराज इसको गुरु मंत्र दिया। भयंकर 6 रोग था। 6 रोग यानी कि 6 यानी कि तपेदिक। एक एक शेर खून उगलता था, पर गुरु का शरण में आया तो सब रोग शोक ठीक हो गया इसका। लाटी जीव दिखा। धूं कर लाटी ने भुवन मोहिनी हंसी हंस दी, जीव नहीं दिखाई। कुछ नहीं समझती साली, बस खाती है 2.5 शेर। सब भूल गया, हमारा ऑर्डर भी नहीं मानती। असंतुष्ट स्वर में मर्दानी वैष्णवी बोली। ओ माय गॉड, अपने आदमी को भी भूल गई क्या? प्रभा बोली। जो था सो था, इसको कुछ याद नहीं। यानी कि बानो अपना सब कुछ भूल गई थी, अतीत भूल चुकी थी। खाली पिक फिक कर कर हंसती है रामी। अब प्रभु इसका मालिक और प्रभु इसका सहारा है। हाँ गुरु, कितना पैसा हुआ? हेड वैष्णवी ने पैसे चुकाए। उसका दल अलग बजता उठ खड़ा हुआ। लाठी बैठी ही रही। मेजर एकटक उसे देख रहा था। यह वही बानो थी जिसे डॉक्टर दलाल और कक्कड़ जैसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों की मृत्युंजय औषधियां भी स्वस्थ नहीं कर सकी थी। उठ साली लाठी। हेड वैष्णवी ने हल्की सी ठोकर से लाठी को उठाया। एक बार फिर अपनी मधुर हंसी से मेजर का हृदय बींध कर लाठी उठी और दल के पीछे पीछे चल दी। काश उसके भोले चेहरे से गाल सटाकर मेजर कह सकता, मेरी बानो बन्नी बन्नू। शायद उसकी गूंगी जवान के नीचे दबी उसकी गूंगी पिछली जिंदगी बोल उठती। पर मेजर जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल आया था। पीछे लौटकर बिछुड़े को लाना सबसे बड़ी मूर्खता होती। 2 जवान बेटे और बेटी, राष्ट्रपति के सहभोजों में चमकती उसकी शानदार दूसरी बीवी, गरीब गूंगी लाठी का आना कैसे सह सकते? उठो डार्लिंग, लंच गर्म पानी में करेंगे, प्रभा ने कहा और मेजर उठ खड़ा हुआ। कुछ ही पलों में वह बूढ़ा और खोखला हो गया। बानो मर गई थी, अब तो वह लाठी थी। प्रभु अब उसका मालिक और प्रभु ही उसका सहारा था। तो बच्चों, इस कहानी में लेखिका शिवानी ने एक मध्यम वर्गीय समाज की सच्चाई दिखाई है। लेखिका ने यह भी संदेश दिया है कि आज महिला ही महिला के शोषण में लगी हुई है। लेखिका ने अपनी प्रतिभा से ऐसे मार्मिक कलेवर में इसे पिरोया है कि हमारे मन के तार झंकृत हो उठते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों, आपको कहानी समझ में आ गई होगी।